अस्सलाम वालेकुम। कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो आज के इस जदीद दौर में तकरीबन हर इंसान इस्तेमाल कर रहा है। ये दौर हाजिर की ज़रूरत बन चुका है। ये ना सिर्फ मोबाइल फोन्स में बल्कि हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन से लेकर किसी दूसरे इंसान की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने तक, इवन के लड़कियों की वीडियोस बनाकर उन्हें थ्रेट करने के लिए हर जगह कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी इजाद थी जिसके हजारों फायदे होने के साथ साथ हजारों नुकसानात भी हैं। लेकिन इस इन्वेंशन के पीछे चंद ऐसे राज हैं जो आज तक दुनिया से छुपाए जाते हैं, और आज भी वो राज ऐसे छुपाए जाते हैं जैसे किसी कंट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपाया जाता है, क्योंकि वो राज एक एटम बॉम्ब जितने खतरनाक हो सकते हैं, जिसे जानकर आम इंसान की कैफियत ऐसी हो सकती है कि कैमरा को इन्वेंट करने वालों का अगर उस वक्त कत्ल कर दिया जाता या फांसी दे दी जाती तो ये ज्यादा बेहतर था। मिस्टीरियस वर्ल्ड में खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, कैमरा की इन्वेंशन को 18वीं सदी की सबसे बड़ी और सक्सेसफुल इन्वेंशन कहा जाता है, क्योंकि इस इन्वेंशन के बाद एकदम से दुनिया का नक्शा पलट चुका था। इस इन्वेंशन के बाद ऐसे जश्न मनाया गया जैसे किसी मिलिट्री ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के बाद मनाया जाता है। इस इन्वेंशन को कामयाब बनाने में किसी एक इंसान का हाथ नहीं है, और ना ही ये किसी एक शख्स की इजाद है। इसे कामयाब बनाने के लिए मिलिट्री ऑफिसर्स, आर्किटेक्चर्स, साइंटिस्ट, केमिस्ट, यहाँ तक के बिजनेसमैन भी शामिल हैं। इन सब लोगों ने इस इन्वेंशन को एक मिशन की तरह रन किया, और इसे कामयाब बनाने के लिए इन्होंने अपनी नौकरियां, बिजनेसेस और हर वो चीज़ दांव पर लगा दी जो इनके इस मिशन में रुकावट बन रही थी। थॉमस वेगवुड, जोसेफ नेप्सी, लुइस डैग्योरी, विलियम हेनरी फॉक्स, जॉर्ज ईस्टमैन, ये वो लोग थे जिन्होंने कैमरा को ईजाद करने और इसे डेवलप करने के लिए अपनी जिंदगियां दांव पर लगा दी। इन्होंने इतनी मेहनत इसीलिए की क्योंकि ये जानते थे कि द रिजल्ट इज एवरीथिंग। थॉमस वेगवुड, he belongs to England and he was a chemistry expert. His father owns a company और उस कंपनी का नाम भी वेगवुड था। इसने कंपनी चलाने की बजाय अपनी सारी एफर्ट कैमरा के ऊपर लगा दी। जोसेफ नेप्सी, he belongs to France. He was a military officer. कैमरा की इजाद और इसे डेवलप करने के लिए इसने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। ये चीज इसके लिए इतना मैटर करती थी कि कॉन्सेप्ट मिलते ही इसने मिलिट्री से रिजाइन कर दिया और सारी तवज्जो इसी काम पर लगा दी। लुइस डैग्योरी, he also belongs to France. He was a architecture. इसके अलावा इसे पेंटिंग का भी बहुत शौक था। जैसे ही इसे कैमरा की थ्योरी के बारे में पता चला, इसने सब काम छोड़कर कैमरा पर काम करना शुरू कर दिया। डैग्योरी जोसेफ नेप्सी का बहुत अच्छा दोस्त था। दोस्त होने के साथ साथ इन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिसमें ये कामयाब भी हुए। विलियम हेनरी फॉक्स, he also belongs to England. He had a nickname Talbot and he was a scientist. साइंटिस्ट होने के साथ साथ ये मैथ एक्सपर्ट भी था। मैथ एक्सपर्ट और साइंस एक्सपर्ट होने की वजह से इसे कैमरा पर काम करने में काफी मदद मिली और ये काफी सक्सेसफुल भी हो गया था। कैमरा को एडवांस करने और इसकी इन्वेंशन को अपने नाम करने के लिए इसने वो सारी हदें पार कर दी जो ये कर सकता था। जॉर्ज ईस्टमैन, he belongs to United States and he was a businessman. He owns industries, private universities, Institute of Technologies and also hospitals. ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसने कैमरा को इन्वेंट करने और इसकी डेवलपमेंट में बेबहा पैसा इन्वेस्ट किया था। ऐसा होने की वजह से ये दूसरों से रेस में आगे निकल गया था। नाज़रीन ग्रामी, इन सब के लिए कैमरा इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट थी और हर कोई इस इन्वेंशन को ऑन करना चाहता था और कैमरा का ऑनर बनना चाहता था। ये प्रोजेक्ट इतना मेगा प्रोजेक्ट था कि इन्होंने अपनी सारी एफर्ट्स इसी के लिए लगा दी ताकि इस प्रोजेक्ट को अपना नाम दे सकें और इसकी डेवलपमेंट के नतीजे में जो रिजल्ट मिले उससे फायदा उठा सकें। इसी चीज को लेकर इनके दरमियान जंग छिड़ चुकी थी और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता था। इस इन्वेंशन के बहुत सारे रिजल्ट थे और इनमें से कुछ को दुनिया से छुपा कर रखा गया। एक तरह से इस इन्वेंशन के जरिए दे कैन रूल ओवर द पीपल बट नॉट ओवर अ स्टेट। थॉमस वेगवुड, इसने सबसे पहले कैमरा का कॉन्सेप्ट दिया। ये एक केमिस्ट्री एक्सपर्ट था। इसने लाइट सेंसिटिव केमिकल्स की मदद से कैमरा ऑब्सक्यूरा थ्योरी को सामने रखते हुए तस्वीर बनाई थी। इसने व्हाइट लेदर और सिल्वर नाइट्रेट को इस्तेमाल किया था। व्हाइट लेदर और सिल्वर नाइट्रेट की मदद से ये तस्वीरें बनाने के काबिल तो हो गया था, लेकिन बनाई जाने वाली तस्वीरों को फिल्म में बदलने में नाकामयाब रहा। मोशन पिक्चर्स के जरिए फिल्म बनाने के लिए उस वक्त इसने दूसरे साइंटिस्ट से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने इसे रेस्पॉन्ड नहीं किया। सिल्वर नाइट्रेट के अलावा इसने टैनिक एसिड और गैलिक एसिड का भी इस्तेमाल किया। इन एसिड्स को इस्तेमाल करने से ये अपने प्रोजेक्ट में 70% इम्प्रूवमेंट ला चुका था, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट भी फिल्म बनाने के लिए नाकाफी थी। अलबत्ता ये इस काबिल हो चुका था कि कैमरा ऑब्सक्यूरा की मदद से किसी भी प्रोजेक्ट को कैप्चर कर सके। इसके अलावा इसने जो तस्वीरें बनाई वो बहुत ज्यादा कलरलेस थी। जोसेफ नेप्सी, जब इसे कैमरा की थ्योरी के बारे में पता चला तो इसने जॉब से रिजाइन कर दिया। इसके काम करने का अंदाज दूसरों से मुख्तलिफ था।
पहले तो इसने सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल किया, लेकिन उससे बनने वाली इमेज बहुत ज्यादा डार्क थी, इवन कि उसे देखने के लिए हैवी लाइट्स की जरूरत पड़ती थी। इस तरीके से फेल होने के बाद इसने दूसरे तरीके से काम किया, जिसमें इसने ऑयल, मेटल शीट और पेपर का इस्तेमाल किया, जिससे ये काफी हद तक कामयाब हो गया था। मजीद थोड़ी और मेहनत से ये इस काबिल हो गया था कि किसी भी प्रोजेक्ट की इमेज को कैप्चर कर सके। इसने इस प्रोसेस को हेलियोग्राफी का नाम दिया, जिसका मतलब था धूप या सूरज की रोशनी में ली जाने वाली तस्वीर। आजकल जैसे आईफोन यूजर्स धूप में शूट करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही था। जब ये हेलियोग्राफी में कामयाब हो गया तो इसने कैमरा ऑब्सक्यूरा का इस्तेमाल किया। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ लाइट नहीं होती या एकदम अंधेरा होता है, अगर उस कमरे में एक होल हो या जिसे आमतौर पर रोशनदान भी कहा जाता है, जब उस रोशनदान से सूरज की रोशनी कमरे में आती है तो दीवार पर रोशनदान का इमेज बन जाता है। और अगर आप उस रोशनदान के सामने कोई चीज या अपना हाथ रखें तो हाथ की तस्वीर दीवार पर बन जाती है, मतलब हाथ का साया दीवार पर बन जाता है। इसे कैमरा ऑब्सक्यूरा कहा जाता है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसे तकरीबन हर साइंटिस्ट ने कैमरा को इजाद करने के लिए अपनाया। जोसेफ वो पहला शख्स था जो इस प्रोसेस की मदद से इमेज कैप्चर करने में कामयाब हुआ था, लेकिन इसे इतना क्रेडिट नहीं मिला जितना ये चाहता था। लुइस डैग्योरी, ये कहने को तो आर्किटेक्चर था, लेकिन कैमरा को लेकर इसकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा थी। फ्यूरी की बात की जाए तो इसके पास बहुत कम इंफॉर्मेशन थी। इसने अकेले काम करने के बजाय जोसेफ नेप्सी को ज्वाइन कर लिया और उसके साथ मिलकर काम करने लगा। जोसेफ को क्रेडिट ना मिलने की वजह भी यही शख्स था, क्योंकि जब जोसेफ नेप्सी हेलियोग्राफी की मदद से कामयाब हो गया था तो अचानक जोसेफ की मौत हो जाती है। इस तरह जोसेफ का अचानक से मरना हैरानकुन बात थी और वो तकरीबन अपने मिशन में कामयाब भी होने वाला था। कहा जाता है कि डैग्योरी जोसेफ की मौत का सबब था, लेकिन पब्लिसिटी ना होने की वजह से डैग्योरी बच निकला। उसने बड़ी चालाकी के साथ जोसेफ का कंसेप्ट चुराया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। इसने हेलियोग्राफी में चंद चीजें ऐड की, जैसे सिल्वर सॉल्ट, आयोडाइन क्रिस्टल्स और सिल्वर आयोडाइड। चंद और चीजें मिलाने के बाद ये मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया था और जोसेफ के मरने के कुछ सालों बाद इसने खुद को ऑफिशियली इन्वेंटर ऑफ कैमरा डिक्लेयर कर दिया। इस प्रोसेस को इसने डैग्योरो टाइप का नाम दिया और आजकल जो मोबाइल फोन्स या कैमरा में पोर्ट्रेट यूज होते हैं वो भी इसी ने बनाया था। इन सब इन्वेंशंस को ऑफिशियली डिक्लेयर करने के बाद इसे फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा नवाजा गया। फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से इसे लाइफ टाइम के लिए हर वो चीज फ्री दी गई जिसे इसकी जरूरत थी। घर या मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब तो बहुत छोटी चीजें थी। गवर्नमेंट ने इसे इनाम के तौर पर बहुत भारी रकम दी थी और इसके अलावा सारी जिंदगी के लिए एक मोटी रकम पेंशन की सूरत में दी जाने लगी। विलियम हेनरी फॉक्स, ये एक प्रॉपर साइंटिस्ट था जिसे टैलबट भी कहा जाता है। डैग्यूरो और इसके दरमियान बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। टैलबट तो जैसे डैग्यूरो के खून का प्यासा था, क्योंकि टैलबट ने इससे पहले कैमरा पर काम करना शुरू किया था, लेकिन इसे आगे आने का मौका नहीं मिला। ये डैग्यूरो से पहले कैमरा बना चुका था, लेकिन ये खुद को ऑफिशियली इन्वेंटर डिक्लेयर करता इससे पहले डैग्यूरो ने खुद को डिक्लेयर कर दिया और इसे आगे आने का मौका तक नहीं दिया गया। और इसके काम करने का अंदाज सबसे ज्यादा मुख्तलिफ था और काफी ज्यादा मुश्किल भी था। इसने केमिकली तो वही चीजें इस्तेमाल की जो दूसरों ने इस्तेमाल की, लेकिन इसका इजाद क्या हुआ, कैमरा तस्वीर को कैप्चर करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगाता था, जिसे ठीक करने के लिए इसे काफी ज्यादा वक्त लग गया था। इसकी वजह से ये पीछे रह गया था। पीछे रहने के बावजूद इसका काम दूसरों से कहीं ज्यादा बेहतर था, लेकिन उस वक्त इसे क्रेडिट नहीं मिला। इसने अपने प्रोसेस को कैलोटाइप का नाम दिया। कुछ अरसा बाद डैग्यूरो अचानक हार्ट अटैक से मर जाता है। एल्बर्ट के लिए ये इंसिडेंट किसी अवार्ड से कम नहीं था, क्योंकि डैग्यूरो के मरने के बाद इसने उसका कॉन्सेप्ट चुराया और उस पर काम करने लगा और कैमरा को मजीद डेवलप करने लगा। जब ये कामयाब हुआ और अपने काम की पब्लिसिटी की तो इसे गोल्ड मेडल के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से इसने गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की वजह से इस पर केसेस भी हुए और ये उन केसेस में हार गया था। इसे कोर्ट से एक्सटेंशन तो मिल गई थी, लेकिन इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी। जॉर्ज ईस्टमैन, ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसका ताल्लुक अमेरिका से था और ये कोडेक कंपनी को ओन करता था। इसने सबसे पहले फिल्म्स बनानी शुरू की थी। एक्चुअली सबसे पहले जो फिल्म इंडस्ट्री बनाई वो इसी ने बनाई थी। इसने जो कैमरा बनाया था उसे कोडेक का नाम दिया गया, जिसमें रोल का इस्तेमाल किया जाता था। मसलन जैसे पुराने कैमरास के साथ रोल्स आते थे, जिसे कैमरा स्ट्रिप भी कहा जाता है, जिसकी मदद से फिल्म जनरेट की जाती थी। ये वही स्ट्रिप थी जो इसने बनाई थी।
पहले तो इसने कैमरा को सेल करना शुरू किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके कैमरा की सेल कम होते होते बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई। अलबत्ता मूवी स्ट्रिप की मदद से ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर लेता था। इसने कैमरा को सेल करना बंद कर दिया और फिल्म रोल्स पर ज्यादा तवज्जो देने लगा। फिल्म रोल्स की ज्यादा सेल होने की वजह से इसने खुद फिल्म प्रोडक्शन शुरू कर दी। फिल्म प्रोडक्शन इसके लिए अब बिजनेस बन चुका था और देखते ही देखते इसकी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा शोहरत मिल गई। 20 सालों में इसकी कंपनी में काम करने वाले लोगों की तादाद 8000 हो गई थी और उस वक्त इसकी कंपनी जो रेवेन्यू कलेक्ट करती थी वो $15.7 मिलियन था। इसके मरने के बाद इसकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज की तादाद 23,000 हो चुकी थी। सबसे पहले बनने वाली फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड नहीं थी, जिसका जिक्र आजकल आमतौर पर किया जाता है। वैसे तो हॉलीवुड को सबसे पुरानी फिल्म इंडस्ट्री माना जाता है, लेकिन इससे पहले भी एक इंडस्ट्री बनाई गई थी जिसे आमतौर पर लोगों की नजरों से छुपाया गया। नाज़रीन ग्रामी, एक कहावत है कि जरूरत ईजाद की माँ है। जब तक किसी चीज की जरूरत ना हो उसको ईजाद करना तो दूर, उसका कॉन्सेप्ट भी दिमाग में नहीं आता। जब किसी चीज की जरूरत होती है या उसकी डिमांड की जाती है तभी वो चीज मार्केट में आती है या लाई जाती है। दोस्तों, 18वीं सदी में आखिर ऐसी कौन सी वजूहात थी कि कैमरा उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका था? दोस्तों, 1789 में फ्रांस के वजूद में आने के बाद लोगों में फोटोग्राफी बहुत आम हो गई थी, लेकिन ये फोटोग्राफी वो वाली फोटोग्राफी नहीं थी जो आजकल की जाती है, बल्कि 1789 के बाद जो फोटोग्राफी की जाती थी वो सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती थी। 1789 से पहले बहुत सी किताबें, नॉवेल्स और पेंटिंग्स बनाई जाती थी जो बहुत ज्यादा फौहश होती थी, और इन किताबों और नॉवेल्स को लिखने वाले आम इंसान नहीं बल्कि उस वक्त के सबसे मशहूर फिलोसफर्स थे। इन फिलोसफर्स में सबसे मशहूर जॉन लॉकी था, जिसकी वजह से लिबरलिज्म बहुत ज्यादा फैला। यानी अगर कहा जाए कि यूरोप की तबाही में सबसे ज्यादा फिलोसफर्स का हाथ था तो ये गलत नहीं होगा। लोगों को जानबूझकर सेक्सुअल किया गया और इसके पीछे पूरी प्लानिंग के साथ काम किया गया। उस वक्त यूरोप में ऐसी बहुत सी किताबें लिखी गई जिसमें होमोसेक्स का जिक्र मिलता है। 1789 के बाद यानी फ्रांस के वजूद में आने के बाद बुक्स और नॉवेल्स का रिवाज कम हो गया था। आमतौर पर लोग बहुत ज्यादा फिजिकल हो चुके थे। लोगों को इस काम पर लगाने के लिए पूरा एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया जिसका मकसद खानदानी निजाम को तबाह करना था, और इस मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत काम किया गया। बुक्स और नॉवेल्स वाला फ्रेम जब लोगों में आम किया गया तो चंद सालों बाद लोगों ने बुक्स और नॉवेल्स पढ़ना छोड़ दी थी, क्योंकि बुक्स और नॉवेल्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं। शुरू में तो लोग इसे एंजॉय करते थे, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ ये स्कीम बोरिंग होना शुरू हो गई थी। लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि बुक्स और नॉवेल्स पढ़ सकें। बुक्स और नॉवेल्स वाला स्ट्रक्चर बहुत कमजोर हो गया था। लोगों ने इसे तवज्जो देना छोड़ दी थी। लोगों की तवज्जो दोबारा गेन करने के लिए इन्होंने पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया और बिल्कुल नंगी तस्वीर बनानी शुरू कर दी। नंगी तस्वीरें बनाने का मकसद ये था कि ये बुक्स और नॉवेल से कम टाइम कंज्यूम करती हैं, और लोगों ने इसे पसंद भी किया। मैं आपको बता चुका हूँ कि जरूरत ईजाद की माँ है। जब लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ने लगी तो बहुत ज्यादा पेंटिंग्स बनाई जाने लगी, और इन पेंटिंग्स को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए स्पेशल रोड शोज को डिजाइन किया गया, क्योंकि वहाँ लोग ज्यादा तादाद में होते हैं और एडवर्टाइजमेंट करने में आसानी होती है। इसके अलावा इन तस्वीर को नीलाम भी किया गया, जहाँ लोग इन तस्वीर को खरीदते थे, जिसकी वजह से ये तस्वीर ज्यादा लोगों की तवज्जो का मरकज बनी। ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा कारआमद साबित हुई और ये लोगों को दोबारा उसी काम पर लगाने में कामयाब हो गए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में और पेंटिंग्स के दरमियान में बनाई जाने वाली चेन कमजोर होने लगी, और कुछ अरसा गुजरने के बाद ये चेन भी टूट गई। इस चेन के टूटने के बाद खानदानी निजाम बहुत ज्यादा तेजी से रिकवरी करने लगा। इस बैकअप से इनके इतने सालों की मेहनत जाया होने लगी थी। इनकी पेंटिंग्स में लोगों की दिलचस्पी खत्म होने लगी थी। दिलचस्पी खत्म होता देखकर इन्होंने नए कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया, और नए कॉन्सेप्ट पर जो काम किया वो इस ट्रेजेडी से किया कि उसमें कम से कम टाइम लगे, क्योंकि पेंटिंग्स को देखने में टाइम तो नहीं लगता था, लेकिन एक वक्त में एक ही पेंटिंग दिखाई जा सकती थी, और इस तरह अगर 10 पेंटिंग्स को दिखाया जाता था तो वो भी ज्यादा टाइम कंज्यूम करती थी। इसलिए लोगों में इसको लेकर अदम दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। इन्होंने एक नई थ्योरी पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें इनका मकसद एक वक्त में ज्यादा तस्वीर को दिखाना था। 1789 के बाद कैमरा की थ्योरी पर काम किया जाने लगा, और 18वीं सदी में ये इसको बनाने में कामयाब हो गए थे। जोसेफ नेप्सी ये प्रोजेक्ट बनाने में कामयाब हुआ था, लेकिन इसका बनाया हुआ कैमरा एक वक्त में एक तस्वीर बनाता था। अलबत्ता डेग्यूरी ने जब इस पर काम किया तो वो इसमें काफी सक्सेसफुल रहा। इसके बनाए गए प्रोजेक्ट की मदद से ये वो कैमरा बनाने में कामयाब हुए जो पिक्चर्स को स्क्रॉल करता था और एक वक्त में काफी ज्यादा तस्वीरें दिखाता था। एल्बर्ट ने भी ऐसा ही कैमरा बनाया था, लेकिन जॉर्ज ईस्टमैन ने जो कैमरा मुतारिफ करवाया वो इन सबसे ज्यादा बेहतर था।
जिसे कोडेक कैमरा भी कहा जाता है। ये कैमरा कैप्चर की गई तस्वीर को एक खास मोशन में दिखाता था जिसमें रोल का इस्तेमाल होता था और इसकी मदद से ये फिल्म बनाने में कामयाब हो गए थे। फिल्म इंडस्ट्री बनाने का मकसद भी यही था कि ये इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत कम टाइम कंज्यूम करती थी। जब इसको लोगों में लाया गया तो एक बार फिर ये लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गए थे और साल 1888 में इन्होंने पहली फिल्म बनाई। लेकिन अभी तक कोई भी फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनाई गई थी। हॉलीवुड से भी पहले बनने वाली इंडस्ट्री पॉर्न इंडस्ट्री थी जो सिर्फ फौहश और सेक्सी फिल्म्स की प्रोडक्शन के लिए बनाई गई थी और इसमें सबसे पहले बनने वाली फिल्म का नाम द किस था। और ये फिल्म इंडस्ट्री पहली फिल्म बनने के ठीक 7 साल बाद यानी कि 1895 में बना दी गई थी और सबसे पहले बनने वाली फिल्म द किस 1896 में बनाई गई थी, यानी फिल्म इंडस्ट्री बनने के 1 साल बाद। ये फिल्म यूनाइटेड स्टेट में बनाई गई थी। 1896 में बनने वाली ये फिल्म बनते ही पब्लिक कर दी गई थी। इसके बाद एक प्रॉपर सीक्वेंस में मूवीज बनना शुरू हो गई थी और 19वीं सदी में इसने दोबारा जोर पकड़ा। दरअसल हमारे साथ वो काम किया जा रहा है जिसके बारे में हमें बिल्कुल इल्म नहीं है। कैमरा की इजाद के पीछे सबसे बड़ा मकसद फहाशी को लोगों में आम करना था, जिसमें आज ये कामयाब हो चुके हैं और आज लोग इसके एडिक्ट भी हो चुके हैं और चाहते हुए भी इसे छोड़ नहीं पा रहे। इन सब से कैसे निकला जा सकता है, इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।